हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी और उद्योग। अब कह रहा है कि आदर्श बसाव स्थल के चयन के लिए उपर्युक्त में से कौन सा प्राकृतिक दशाएं हैं। तो बात करें ऑप्शन पहला ऑप्शन के बारे में कि अनुकूल जलवायु बिल्कुल सही है। एक आदर्श बसाव स्थल के लिए जलवायु जरूरी है, जलवायु अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, जल की उपलब्धता होना चाहिए, उपयुक्त भूमि होना चाहिए, भूमि भी सही होना चाहिए, है ना। भूमि अगर बंजर भूमि है तो वहाँ पे बसाव देखने को नहीं मिलता, है ना। साथ साथ में मिट्टी वहाँ की क्या होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, है ना। मिट्टी भी है लेकिन कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। अगर मिट्टी उपजाऊ है ही नहीं तो फिर वहाँ लोग बसाव नहीं करेंगे, बसाव करेंगे भी तो फिर वहाँ पे कृषि नहीं की जाएगी, नहीं कृषि नहीं होगी तो फिर खाने के लिए क्या होगा, वहाँ पे कुछ तो होगा नहीं। ठीक है ना। तो उद्योग जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए उद्योग जहाँ पे रहता है उसके आसपास में बसाव अलग बात है कि रहती हैं, बसाव देखने को मिलता है, घनी आबादी देखने को मिलता है, लेकिन एक आदर्श बसाव स्थल के लिए उद्योग इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो इम्पोर्टेंट दिख रहा है। किसी भी प्राकृतिक दशाएँ सभी जो है आदर्श बसाव स्थल के लिए ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। डिटेल्स देख सकते हैं कि वह स्थान जहाँ भवन या बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थल कहा जाता है। एक आदर्श बसाव स्थल के चयन के लिए निम्न प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि मानव बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं, और सेकेंड कह रहा है कि घने वनों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। पूछ रहा है उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन के बारे में बात करते हैं हम लोग कि मानव बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। बिल्कुल सही है ना। मानव जो बस्तियां हैं वो अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। इस बात कह रहा है सेकेंड कथन कह रहा है कि घने वनों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर क्या होते हैं, अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है कि घने वन जहाँ पे होते हैं, गर्म और ठंडे रेगिस्तान होते हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी कथन, वो 1 और 2 दोनों सही है। डिटेल्स देख लेते हैं। बस्तियाँ अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहा जाता है। घने वनों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर ऐसी ही अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे शिकार, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो मानव बसाव होता है, मानव बस्तियाँ जो होती हैं अस्थायी और अस्थायी हो सकती हैं, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है, एक सघन बस्तियाँ जहाँ भी समतल भूमि उपलब्ध है में पास पास बने आवासों का क्षेत्र है। कहने मतलब है कि एक सघन बस्ती वो होता है जहाँ उस समतल भूमि होता है जहाँ पे जो घर होते हैं, आवास होते हैं वो पास पास बने होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सघन बस्ती। ठीक है, तो पहला कथन तो वैसे सही दिख रहा है। ठीक है, पहला कथन तो बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे। सेकेंड कथन कह रहा है कि इस प्रकार की बस्तियाँ ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती हैं ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आप पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सेकंड कथन देखेंगे कि कह रहा है कि इस प्रकार की बस्तियाँ ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो सघन बस्तियाँ होती हैं ये ऐसे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं। ऐसे जगहों पे देखेंगे जहाँ पे अति विषम जलवायु होती हैं, घने जंगल होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे परिकर्ण जो बस्तियाँ होती हैं वो वैसी बस्तियाँ देखने को मिलती हैं जो कि दूर दूर बने होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, केवल 1। डिटेल्स देख सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियां सघन या परिकर्ण हो सकती हैं। एक सघन बस्ती पास पास बने आवासों का क्षेत्र है जहां भी समतल भूमि उपलब्ध है।
परिकर्ण बस्तियों में घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है परिकर्ण बस्तियों में जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि ग्रामीण जो ये सघन बस्तियाँ होती हैं वहाँ पे जो घर होते हैं वो पास पास बने होते हैं। ठीक है, ये पास पास बने होते हैं, ध्यान रखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में याक का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। सेकेंड कथन कह रहा है कि भूमिगत सड़कों का सबवे कहा जाता है। भूमिगत सड़कों को सबवे कहा जाता है। पूछ रहा है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला कथन के बारे में कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में याक का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के दक्षिण अमेरिका के जो एंडीज पर्वत क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे एक लामा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लामा। तो उसका उपयोग उसी तरह से किया जाता है जैसे कि तिब्बत में परिवहन के लिए याक का होता है। तो पहला कथन गलत है। और सेकेंड कथन लिख रहा है कि भूमिगत सड़कों का सबवे कहा जाता है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है भूमिगत सड़कों को सबवे या भूमिगत मार्ग कहा जाता है। फ्लाईओवर उचित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स में कि ये दक्षिण अफ्रीका का एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लमाओं का उपयोग उसी तरह से होता है जैसा कि तिब्बत के परिवहन के लिए यहाँ का होता है। तो वहाँ दक्षिण अमेरिका लिखा था, दक्षिण अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लमाओं का उपयोग उसी तरह से होता है जैसा कि तिब्बत में परिवहन के लिए आग का होता है। और भूमिगत सड़कों को सबवे या भूमिगत मार्ग कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं, वो कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह से होता है जैसे तिब्बत में याक का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। इधर बंदरगाह दिया हुआ है, इधर देश का नाम दिया हुआ है कि कौन सा बंदरगाह किस देश में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पूछा है कि कौन सा सुमेलित सही है, उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है। तो अगर पहला देखें कि ये रियो डी जेनेरिया, ये तो पक्का दक्षिण अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में ही ब्राज़ील पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है डरबन, तो डरबन अफ्रीका में ही है, तो ये भी कथन सही है। डरबन जो बंदरगाह है वो अफ्रीका में, ये भी सही है। और रॉटरडैम जो है ये यूरोप में ही है, ये भी कथन सही है। यानी कि तीनों का तीनों यहाँ पे सही सुमिलित है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे कि एशिया में 2 बंदरगाह का नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, एशिया में 2 बंदरगाह का नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण है। एक है आपका सिंगापुर और दूसरा है आपका मुंबई। ठीक है, ये दोनों बंदरगाह का नाम याद रखना चाहिए। इसी तरीके से हम बात करें थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में यहाँ भी 2 बंदरगाह हैं। ठीक है, कौन कौन? एक तो याद रखना है न्यूयॉर्क, और दूसरा है आपका लॉस एंजल्स। ठीक है, इस बार याद रखना है दक्षिण अमेरिका का भी 2 याद रखना है। कौन कौन याद रखना है यहाँ पे? एक तो रियो डी जेनेरियो याद रखना है जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, और दूसरा याद रखना है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में एक ही याद रखिए। ठीक है, सिर्फ ये याद रखिए रियो डी जेनेरियो। ठीक है, और बाकी अफ्रीका में याद रखिएगा। ये सभी दुनिया का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। डरबन ये याद रखना यहाँ पे। ठीक है, और एक और यहाँ पे याद रख लीजिएगा केप टाउन। और इसके बाद याद रखना है यूरोप में एक याद रख लीजिए, यूरोप में याद रखना है एक लंदन।
और दूसरा याद रखना है रॉटरडैम। ठीक है, ये सभी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जो याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भारत की स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन महानगरों को जोड़ता है? सिंपल सा सवाल है, भारत की स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन महानगरों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई, या फिर सी ऑप्शन में है लखनऊ, रांची, मुंबई, पटना, या फिर डी ऑप्शन में है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है चतुर्भुज मतलब चार महानगरों को जोड़ा गया था, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चतुर्भुज मतलब होता है एक तरह से चार महानगरों को जोड़ा गया था और एक चतुर्भुज की शेप बन रहा था। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे मुंबई, इस वक्त यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता, इसको जब मिला देंगे तो एक चतुर्भुज देखने को मिलेगा। ठीक है, याद कीजिए, दिल्ली इधर है, यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका पश्चिम में यहाँ पे आपको मुंबई देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे आएंगे दक्षिण की तरफ से यहाँ पे कोलकाता चेन्नई देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पूरब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोलकाता देखने को मिलेगा। इस चारों मिला देंगे तो ये चतुर्भुज चित्र दिखने को मिलता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं चतुर्भुज। तो इसी का नाम दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि चार महानगरों को जोड़ता है। तो ये हमारा चार महानगर कौन कौन है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। अगला सवाल है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचाई पर चलती हैं? सवाल है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचाई पर चलती हैं? 4000 मीटर, 5000 मीटर या 4400 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4000 मीटर। ठीक है, जाइनिंग और लहासा देखेंगे कि चीन के अंतर्गत जो तिब्बत है उस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा जाइनिंग से लहासा। ठीक है, तो इसी बीच में चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए इसको दिखाते हैं किताब में। यहाँ पे देख सकते हैं साफ लिखा है कि जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती हैं, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5272 मीटर है। तो ध्यान रखना है, सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? 5072 मीटर। ठीक है, 50-72 मीटर है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 4000 मीटर है, लेकिन सबसे ऊंचा बिंदु देखा जाए तो कितना है? 5072 मीटर। ये याद रखना है आपको, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सिंपल सा सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कोलकाता रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, या फिर ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग, या फिर उत्तरी या ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है कि इस रेल मार्ग का निर्माण 1891 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1905 ईस्वी में निर्माण कार्य संपन्न हो गया था। यह एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये प्रसिद्ध रेल मार्ग जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर ये सुदूर पूर्वी शहर जो है हमारा व्लादिवोस्तोक तक यहाँ तक जाती है, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं PDF फाइल में। इधर ही था, ये देखिए, ये है, यहाँ से ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर के, ठीक है, आप देखेंगे कि मॉस्को होते हुए कजान, ये सभी जगहों को जोड़ते हुए ये कहाँ पहुँच जाता है? व्लादिवोस्तोक तक पहुँच जाता है। दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर के व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, और इसका नाम क्या है? साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये ध्यान रखना है, विश्व का सबसे जो बड़ा है वो लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, इसका सही आंसर होगा। डिटेल्स हमने देख लिया। तो ये था इस अध्याय का महत्वपूर्ण 7 प्रश्न, 8 प्रश्न थे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप BPSC TRE 4.0 में आपका सब्जेक्ट अगर भूगोल है तो ये चैनल आपके लिए है। ठीक है, तो आप अगर इस सब्जेक्ट से हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देते हैं और बिल्कुल आपको हम ज्योग्राफी के लिए कहीं जाने नहीं देंगे। ठीक है, हर एक कंटेंट आपके लिए हम तैयार करके रखे हैं और बहुत सारे कंटेंट करवाए भी हैं, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।